कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज आई थी कंधार हाईजैक IC-814 के नाम से, और उसके बाद में तमाम तरीके से विवाद हुए, चाहे आतंकवादियों के नाम से लेकर तमाम जो रोल दिए गए थे उसको लेकर अलग अलग थ्योरीज थी। और उस वक्त जो अधिकारी उस पूरे ऑपरेशन में काम कर रहे थे उन लोगों ने भी इस पूरी जो नेटफ्लिक्स की ये जो पूरी वेब सीरीज थी उस पर ऑब्जेक्शन जताया था। और उस वक्त सबसे बड़ी जो कंधार हाईजैक के अंदर जो यात्रियों को छुड़ाने के अंदर बड़ी भूमिका थी उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी की थी, और उन्हीं के पुत्र हमारे साथ में इस वक्त मानवेंद्र सिंह मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आज से 25 साल पहले उस वक्त वो 7 दिन थे वो किस तरीके से गुजरे, कैसे एक एक दिन, और पहली बार उन्हें कब पता चला, और जो तमाम चीजों की जो 25 सालों से लगातार अलग अलग थ्योरी चल रही है उन तमाम चीजों को वो किस नजर से देखते हैं। सर, पहला रिएक्शन तो अब एक बार फिर से कंधार हाईजैक पर नए तरीके से बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आई है आपने देखी या नहीं देखी, या क्या सुना? अभी आपने एक आर्टिकल भी लिखा है उस पर। जी मैंने देखी नहीं है, और मुझे कहा गया है कि कंधार घटनाक्रम पर निर्भर है, वो नाम बदले गए हैं, परंतु जो भी उसमें उपस्थित थे वहाँ थे विदेश मंत्री के रूप में या अधिकारी के रूप में, उनको इसमें बताया गया है, दिखाया गया है, और काफ़ी लोगों ने प्रशंसा भी करी है। और टिप्पणियां तो होती रहती है हर फिल्म को लेकर या कोई ऐसी कला को लेकर हमेशा टिप्पणियां होती है, परंतु मुझे अधिकतम लोगों ने कहा है कि वो अच्छी बनाई है। और सही है गलत है मैं तो कह नहीं सकता, परंतु जो मुझे याद है वो तो हमेशा रहेगा, वो तो कोई कभी बातें निकल नहीं सकती, परंतु घटनाक्रम के हिसाब से अच्छी बनाई है। कंधार का नाम आते ही मन में क्या कुछ वो 25 साल पहले के कौन वो पहला दिन, पहला घंटा, क्या कुछ याद आ जाता है? कौन कौन सी तस्वीरें मन के अंदर आ जाती है जब भी आपसे, क्योंकि बहुत से लोग डिस्कशन भी करते होंगे। मुझे पहला जो क्षण जो याद आता है, और वो कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं अस्पताल में था, बच्ची का जन्म हुआ ही था, और मैं घर गया कुछ खाना कुछ लेने के लिए, जो भी अस्पताल में थे परिजन उनके लिए। और फिर मैंने अस्पताल में क्यों? क्योंकि मेरे बच्ची का जन्म हुआ था उसी समय। अच्छा। और मुझे जानकारी नहीं थी कि विमान का अपहरण हुआ है, तो मैं घर गया, वापस आया, मैंने सोचा कि फादर भी होंगे, सब होंगे, और दोपहर का समय था। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, और दरवाजे से, मुख्य द्वार से पिताजी निकल रहे थे और थोड़ी जल्दी में थे। तो मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी में निकल रहे हो, मैं तो खाना भी लाया हूँ सबके लिए। और वो क्षण मुझे याद है, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि विमान का अपहरण हुआ है, और पता नहीं कहाँ जा रही है विमान। मतलब उस वक्त जिस प्रकार उन्होंने आसमान में की ओर देखा, और 24 दिसंबर का आसमान, वैसे भी दिल्ली में तो प्रदूषित और ग्रे रंग का आसमान दिख रहा था। मुझे अभी भी याद है, वो बादल थे नहीं, परंतु जिस प्रकार उन्होंने ऊपर देखा और कहा कि विमान का अपहरण हुआ है और कोई पता नहीं कहाँ जा रही है। चेहरे पर कैसे भाव थे? बहुत गंभीर थे। मैंने इतने वर्षों के बाद, बुआ के बाद घर में किसी बच्ची का जन्म हुआ तो खुशी का समय था हमारे लिए, परंतु वो सब गायब हो गया, क्योंकि घटनाक्रम इतना बड़ा था, देश के लिए बड़ा था, उनके लिए तो था ही, क्योंकि वो विदेश मंत्री थे उस समय, और काठमांडू से विमान आ रहा था, तो वैसे ही मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया। फिर आपको भी इन तमाम चीजों, क्योंकि आप तो इन चीजों से जुड़े हुए थे, विदेश मामलों से, तमाम चीजों से, फिर आपने क्या देखा, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? पहली बार जब ये खबर आई, जब वो इंडिया के अंदर आ गया, तो उसके बाद में पता चला कि सब 5 आतंकवादी है जिन्होंने हाईजैक कर दिया है। दिल्ली आना था, उसकी जगह पहले लाहौर ले जाने की बात हुई, उसके बाद में अमृतसर आया, फ्यूल को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर अमृतसर का जो सफर था वो क्या था, उसके जो आज दिन तक जो फैक्ट्स बाहर आते हैं और तमाम चीजें, जब आप भी दाता से बातचीत करते होंगे तो क्या कुछ था, थोड़ा तब्दील से बताइए उसको। जो मुझे याद है, अभी भी दिल्ली का नाम ही नहीं था उसमें, विमान को दिल्ली आने का। उन्होंने कहा था कि विमान लाहौर ले जाओ, और लाहौर
एटीसी हवाई अड्डे ने मना कर दिया था कि आ नहीं सकते। तो लाहौर के अमृतसर तो बिल्कुल वहीं है, नज़दीक है। तो अमृतसर में लैंड करा, क्योंकि तेल वैसे भी कम हो रहा था। लैंड करा और जो मुझे याद है 47 मिनट तक हाँ अमृतसर के अंदर ग्राउंड पर था। और अमृतसर में अब लोग भूल जाते हैं या भूल गए या उस समय घटना बात बाहर नहीं आई, परंतु उस समय जब लैंडलाइन का जमाना था और ईटीसी के पास फोन आया था विदेश से। उनको नहीं पता कि विदेश आया था, क्योंकि लैंडलाइन का जमाना था। ईटीसी के पास फोन आया कि आप विमान को रोकना मत, उसको उड़ने देना। अच्छा। अब वो तो स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपहरण करा है, हाँ, उनकी टीम ने, आईएसआई ने कराया फोन कहीं से। फिर बाद में मुझे याद है कि जब ट्रेस करा था, शायद वो पेरिस से आया था फोन कि आप विमान को रोकना मत। ये पता नहीं नेटफ्लिक्स में इस सीरीज में है या नहीं है, परंतु ये घटनाक्रम मुझे याद है कि जिस प्रकार तैयारी करी थी इन्होंने। और टारमैक पर 47 मिनट पर क्या हुआ, क्या होना था, क्या नहीं होना था, वो तो उसको लेकर तमाम सवाल खड़े उठते हैं। जसवंत सिंह जी पर भी तमाम सवाल खड़े उठते हैं, या उस वक्त जो भी अधिकारी काम कर रहे थे उस वक्त कर रहे हैं कि वहीं पर अमृतसर में ही उस विमान को रोका जा सकता था, या उस वक्त ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, या फिर वहां पर ऐसी तैयारी नहीं थी, या फिर पंजाब पुलिस का सीधे तौर पर यही कहना था कि हमारे पास में AK-47 तो थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दें। कभी बात हुई इस पर खुलकर के हाँ क्यों नहीं वहां पर रोका गया? क्योंकि इसको लेकर तमाम तरीके की आलोचना भी होती है। ये आलोचना तो स्वाभाविक है, आलोचना होगी, क्योंकि घटनाक्रम ऐसा था। परंतु जब विमान अमृतसर में उतरा तो उस समय ना विदेश मंत्री ना विदेश मंत्रालय की कोई जवाबदारी थी। वो इंडिया में था, विमान भारत में था। उसमें जब भारत में है ऐसी घटना, तो आंतरिक सुरक्षा का विषय है और नगरीय उड़ान का विषय है। तो जिम्मेवारी वहाँ पड़ती है। जब विदेश जाए विमान तो फिर विदेश मंत्रालय का रोल आता है। उससे पहले विदेश मंत्रालय क्या करेगा? जब ठीक है उसमें विदेशी नागरिक होंगे विमान में, परंतु जिम्मेवारी तो भारत में है और भारत की है। तो उस समय अमृतसर का जो घटनाक्रम है, अमृतसर के जो 47 मिनट है, वो जवाबदारी आंतरिक सुरक्षा के कहते हैं कि सर पंजाब सरकार ने सहयोग नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर। पंजाब पुलिस ज्यादा से ज्यादा एक टैंकर या गाड़ी को विमान के सामने और पीछे रोक सकती थी और कुछ नहीं कर सकती। पंचर करने की भी बात आती है। फायर कर देते, ठीक है, पंचर हो जाता। गाड़ी को आप, विमान को आप ठोक दो, किसी एक्सीडेंट कर दो या ऐसे कुछ कर दो, विमान को आप रोक दो, वहां रुक सकता था। परंतु जब अंदर से रिपोर्ट आ रही है, केवल पायलट के द्वारा आ रही है ना, और किसी के पास कोई साधन ही नहीं है संचार का, तो जब रिपोर्ट केवल पायलट से आ रही है कि ऐसे किसी को मारा है, किसी को काटा है, एक को क्रूरता से उसको किसी को अंदर से काट भी दिया था। हाँ, तो वो काटा था, वो तो पायलट ने देखा है, पायलट के पास रिपोर्ट आई। तो घबराहट में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी एटीसी को, क्योंकि वार्ता पायलट और एटीसी के बीच हो रही है ना, क्योंकि जो रेडियो है वो सिर्फ इन दोनों के बीच चलता है। पंजाब पुलिस सुन सकती है या नहीं सुन सकती मुझे जानकारी नहीं, परंतु पंजाब पुलिस का रोल इसमें केवल जब उनको बताया जाए कि आप गाड़ी को डिसेबल कर दो, तो वो एक टक्कर मार सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ना पंजाब पुलिस के पास ऐसे ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स हैं जो विमान पर एंट्री कर सके, माने ऑपरेशनल एंट्री नहीं कर सके। ऑपरेशनल एंट्री करने भारत में केवल एनएसजी के पास है। तो उसके बाद दुबई की बारी आती है। दुबई के अंदर ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह जी का एक अहम रोल था कि इस बात को लेकर कि वहां पर जो भी तमाम जो बातचीत करने वाले थे उन्हें इस बात के लिए कहा गया कि आप थोड़ा सा नेगोशिएशन करो कि तेल भरवाने के एवज में बच्चों को छोड़ दो, महिलाओं को छोड़ लो। क्या कुछ उस वक्त का घटनाक्रम था? सबसे उपयुक्त समय, मौका भारत के पास दुबई में था, और मुझे कोई खेद नहीं है कहने में कि दुबई वालों ने जितना सहयोग कर सकते थे उन्होंने नहीं करा। अच्छा, ठीक है, उन्होंने जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको रिहा करने में सहयोग दिया, परंतु भारत का विमान एनएसजी को लेकर उड़ान में था। भारत का विमान एनएसजी को लेकर उड़ान में था,
और दुबई अगर परमिशन देते तो दुबई में ही ऑपरेशन हो जाता विमान को रिहा करने का। ये सब तमाम तैयारी थी। बिल्कुल तैयारी थी। हाँ। और दुबई ने परमिशन नहीं दिया। दुबई ने परमिशन नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात आज दिन तक कभी इतनी खुलकर बाहर नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। दुबई ने परमिशन नहीं दिया। अच्छा। और आपको आश्चर्य ये भी होगा हाँ। कि जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे विमान में, उन्होंने अपहरणकर्ता के हाथ में पहली बार हथियार दुबई के बाद देखे। अच्छा, पहली बार? जी हाँ। इससे पहले विमान अपहरणकर्ता के हाथ में कटर थे। कटर? अच्छा, छुरी टाइप कटर जो कागज काटते हैं या इस टाइप के काटते हैं। हाँ। तो इसमें नेटफ्लिक्स हथियार नहीं थे। नहीं, तो नेटफ्लिक्स में तो बताया गया सब पहले दिन से, मतलब जैसे ही वो मतलब जिस पहला या 15 मिनट का जो सीन था उसके अंदर सीधे तौर पर बताया गया हथियार वगैरह ये सब चीजें दिखाया होगा। वो तो मैं तो बता रहा हूँ ना, इसमें वो ये नहीं जरूरी नहीं कि वेब सीरीज डायरेक्ट उसी पर निर्भर है, लेकिन उस पर डायरेक्ट वो उस हिसाब से। आपको लगता है दुबई के अंदर कुछ हो सकता था, वहीं पर सब कुछ तमाम तरीके से तैयारी थी अपनी ओर से पूरी? विमान उड़ान में था, रास्ते में था। दबाव काम नहीं आया? दबाव कुछ हद तक काम आया। कुछ हद तक काम आया तभी रिहा हुए? पर ऑपरेशन के हिसाब से काम नहीं आया। अच्छा, उसके बाद में जब वो पहुंचता है वहां पर बाकी जगह तालिबान के अंदर पहुंच जाता है, उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? तमाम चीजों को लेकर आता है कि अलग अलग थ्योरीज है कि पहली बार जब आपने डिमांड सुनी तो साहब के मन में, दाता के मन में क्या आया कि एक साथ इतने आतंकवादियों को छोड़ना, इतना बड़ा पैसों को लेकर, फिर एक वहां से इंडिया से जो 4-5 अधिकारी है वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो पूरा घटनाक्रम, उसमें क्या कुछ बातें हुई? पैसे के लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा कैसे नहीं हुई? बकायदा लाल सूटकेस को लेकर तमाम तरीके से आज दिन तक कांग्रेस इस बात को लेकर सीधे तौर पर यह आरोप लगाती है कि जब जसवंत सिंह जी उस प्लान के अंदर जा रहे थे तो उनके पास में बकायदा एक सूटकेस था, जो कि सूटकेस को लेकर तमाम तरीके से 25 साल बाद में भी अभी जब ये कंधार की बात आई फिर भी उस सूटकेस की चर्चा होती था। कुछ भले ही सूटकेस की चर्चा करे नहीं करे, लेकिन मैं स्वयं गाड़ी में था उनको एयरपोर्ट ले जाते समय। आप खुद उस वक्त? मैं खुद गाड़ी में था उनके साथ जब हाँ। एयरपोर्ट गए थे। हाँ। और कोई हाथ में कुछ सूटकेस कुछ नहीं था। वो केवल एक ब्रीफकेस ले जाते हैं हमेशा, जिनकी उसमें उनकी पूजा होती है, माला होती है, वो भी साथ में नहीं था। वो भी साथ में नहीं था? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। पैसे की बात किसी कांग्रेस सांसद ने बनाई थी, उन पर आरोप भी लगा था, उन्होंने फिर उसको हटाया भी था पार्लियामेंट से। तो वो झूठ साबित है, वो तो झूठ रहेगा, उसमें तो कोई चर्चा वो नहीं। ठीक है, पर ये बताइए ना थोड़ा सा कैसे बातचीत स्टार्ट हुई उस वक्त, किस तरीके से थे, मतलब तमाम चीजें चल रही थी किस तरीके से, और उस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ा दबाव था लोगों का दबाव था। लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है, लोग दबाव, ऐसा भी बताया जाता है कि जसवंत सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त भी कुछ लोग घुस गए थे, आप लोगों पर भी तमाम तरीके से जसवंत सिंह पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या कुछ था? थोड़ा सा उसके बारे में कुछ याद आ रहा होगा ना आपको? खूब याद आता है। डेली प्रधानमंत्री निवास के आगे प्रदर्शन होते थे। हाँ। परिजन रोते थे, पीटते थे, लौटते थे रोड पर। आपके जैसे टीवी वाले उसको प्रकाशित करते थे, वो और संख्या बढ़ती थी। हमारा काम है। आपका काम है, हाँ। आप करते रहे। हाँ। और जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अड़चन आई थी और वहां भी नारे लगे थे कि रिहा करो, कश्मीर दे दो, रिहा करो, ऐसे नारे भी लगे थे। और ऐसे नारे लगाने वाले भी इंडियन ही हैं। उन्होंने नारे लगाए, उनका अपना दर्द था। हाँ, मैं उन पर कुछ ऐसे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ करने वाले भी ऐसे होते हैं। और वैसे भी इंडियन होते हैं कि आप झुको मत। तो सरकार के ऊपर दबाव इस प्रकार का था, परिजनों का दबाव इस प्रकार का था, और उनको सपोर्ट करने वालों का दबाव इस प्रकार का था, और घर पर भी दबाव था। घर पर किस बात का दबाव था? घर पर ऐसी बात हुई कि एक लेडी जिनके पति उस विमान में थे, विमान के क्रू में थे, ठीक है, प्रतिदिन यानी प्रति रात 12 बजे के बाद वो फोन करती थी। और उस समय पिताजी भले ही मंत्री हो, परंतु वो सिस्टम नहीं था कि घंटी ऑफिस में बजे और वहां से कोई ट्रांसफर करे। वो डायरेक्ट उनके बेडरूम में घंटी बजती थी, और वो लेडी हर रात रोती थी, चिल्लाती थी। आधा घंटा, पौन घंटा डेली उन्होंने फोन करा।
कि आप रिहा कर दो, मेरे हस्बैंड को वापस ले आओ। स्वाभाविक है, वो परेशान थी, दुखी थी, पर ये डेली घर वालों का क्या, जैसे आपकी मदर, आपका, बाकी लोगों का क्या व्यूज था पहला? दूसरा मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जब पहली बार डिमांड आई तो क्या जसवंत सिंह जी इस बात के लिए एग्री थे कि हाँ हमें रिहा करना चाहिए, या इन तमाम चीजों को लेकर उनका क्या कुछ व्यूज था? देखिए, कोई भी जब डिमांड आती है आतंकवादियों से, तो कोई भी सरकार ऐसे नहीं कहेगी कि हाँ रिहा करना चाहिए। उस समय आप वार्ता करते हो आतंकवादियों से, या उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनसे वार्ता करते हो, और वो वैसी वार्ता चल रही थी। क्योंकि सरकार देखती रहती है कि हमारे पास ऑप्शन और क्या है, ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिले किया जा रहा था बातचीत के लेवल पर थोड़ा थोड़ा। हाँ, आप उनको थकाना है ना, आतंकवादी को थकाना है। उनकी क्षमता, उनकी भी तो क्षमता होती है ना, वो कितना सहन कर सकते हैं। उनकी डिमांड 105, 107 से चालू हुई थी, और मुझे जो याद है उस 105 या 107 वाली सूची में 105 या 107? हाँ, नहीं, ऐसा अभी तक कभी किसी रिपोर्ट में नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि 35 या 36 के आसपास आतंकवादी थे, और एक जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ शव था आतंकवादी का जिसको लेने के लिए, और तीसरी ये डिमांड आप बता रहे 105 की सूची थी। जो मुझे याद है सूची बहुत लंबी थी। हाँ, और जिसमें जो रिहा करे गए वो पहले 10 में भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, हाँ। नेगोशिएशन, वार्ता उसी पर हुई ना, काट काट के। तो आप मानो कि अगर वार्ता भी हुई है और समझौता भी हुआ है, तो एक प्रकार से जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आतंकवादी थे जिनको पकड़ा गया, उनको तो भारत ने छोड़ा नहीं ना। उस वक्त ये भी दबाव था कि नंबर 1 मुझे अभी भी याद है, जो उनका नंबर 1 नाम उन्होंने भेजा था, उसका था नसरुल्लाह लंगरियार। अच्छा, वो शायद जेल में खत्म हो गया आयु के कारण या बीमारी के कारण, लेकिन वो जेल में ही था, उसको छोड़ा नहीं। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा और जिक्र करते हैं। पहली बार आपको कब पता चला कि इस बात को लेकर के जसवंत सिंह जी को उस विमान के अंदर आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तालिबान जाना है, और उस वक्त घर में क्या माहौल था? मुझे याद है वो एक दिन पहले फाइनल हुआ था कि किसी को जाना है। डिमांड वहीं से थी। और वहां जो ऑफिसर काम कर रहे थे वो डिमांड कर रहे थे कोई एक अथॉरिटी आए जो ये डिसीजन ले सके। देखिए, वार्ता जो वहां ग्राउंड पर जो वार्ता चल रही थी आतंकवादियों और अपने अधिकारियों के बीच में, जो चर्चा कर रहे थे वो तालिबान के उस समय के विदेश मंत्री थे। हाँ, उस वक्त के विदेश मंत्री। तो अब बात को फाइनल करने के लिए अपनी तरह से तो अधिकारी गए हैं, वो तो कह रहे थे फाइनल करने के लिए अपना कोई तो कैबिनेट का नुमाइंदा आना पड़ेगा फाइनल करने के लिए, डील को सील करने के लिए। उस प्रकार मतलब उस वक्त डिसीजन ले सके, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, कुछ भी। और बने अथॉरिटी तो वही होगी ना, पॉलिटिकल अथॉरिटी जैसे मानते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। तो वो उसके लिए कैबिनेट को तो सबको पता है, कैबिनेट में मीटिंग हुई और किसी ने जिम्मेवारी ली नहीं, और किसी एक को जिम्मेवारी लेनी थी, पिताजी ने ले ली। और घर में क्या माहौल था उस वक्त जब ये कहा गया कि नहीं जाना? मतलब यूं इस बात को लेकर घर वाले ठीक है, जरूरी है इस वक्त की सबसे बड़ी, जाना तो था ही, किसी को जाना था ही। और मैंने जब घर रात को डिस्कशन हुआ कि जाएंगे दूसरे दिन, तो मैंने गर्म कपड़े, मैंने बोला कि मैं कश्मीर में था और मेरे पास एक गर्म अच्छा फिरन है, आप वो फिरन ले लो। तो पिताजी ने मना करा। तो पिताजी, अभी पूरी चर्चा ही कश्मीर पर हो रही है और कश्मीरी फिरन लेकर मैं जाऊंगा। अच्छा, तो उन्होंने मना करा। तो कहा कि मेरे पास गर्म कोट है, वही पहनकर जाऊंगा मैं। ये मुझे अभी याद है। अच्छा, तो उस वक्त सर जब वहां का क्या कुछ सीन था? जब वहां जसवंत सिंह जी वहां पहुंचे आतंकवादियों के, या पहले आतंकवादियों को नीचे उतारा गया, उसके बाद में सीढ़ियां हैं वो हटा दी जाती है। जैसे आतंकवादी नीचे उतरे तो वहां मतलब उनके जो लोग थे वो बहुत खुश थे, और उसके बाद में इस बात को लेकर वेरीफाइड भी किया गया कि ये आतंकवादी वही है या नहीं है। वो क्या कुछ उसके बारे में क्या कुछ कभी कुछ बताया? नहीं, उसके बारे में मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, आपसे कोई चर्चा नहीं हुई? जो विमान लेने गया था फ्रेश साफ विमान था, क्योंकि ये तो सप्ताह भर अगर विमान में रहे इतने सारे लोग तो गंदा बासी कितना हो जाता है विमान। हाँ, वो तो उसमें बताया भी गया। तो वो जो विमान लेने गया था, पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, उसमें भी एनएसजी की टीम थी साथ में।
जो लेने गया था उसमें? पिताजी के साथ। अच्छा, हाँ, बताया गया, इसमें बताया गया है, मैंने कहीं पढ़ा भी था एक हाँ, रिपोर्ट उसमें के भी अंदर। एनएचए की टीम थी। हाँ ऑप्शन देख रहे थे। हाँ, इसमें भी थी। लास्ट मिनट तक ऑप्शन देख रहे थे। तो सर कभी इन तमाम चीजों को लेकर जसवंत सिंह जी से जिक्र होता हुआ होगा, तो वो क्या कहते थे, उन्हें किस बात का अफसोस था? उसके बाद में जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, ये पूरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में तमाम तरीके की रिपोर्ट्स हुई, तमाम तरीके से उन्हें किस बात का अफसोस था? अफसोस तो मुख्य बात का था कि किसी और ने जिम्मेवारी ली नहीं। आज कि जिम्मेवारी सबकी बनती है ना, ली नहीं। और अफसोस इस बात का भी था कि आतंकवादी को रिहा करना पड़ा, परंतु पिताजी ने स्पष्ट कहा था कि सरकार का मुख्य काम अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। किसी नागरिक को मौत के हवाले नहीं दे सकते। वो हमारी जिम्मेवारी है कि इनको सुरक्षित रखने और लाएं। तो उसको प्राथमिकता दी सरकार ने। और मैं समझता हूँ कि जब अवसर ऐसा ही था, ऑप्शन कुछ और था नहीं, वो सही करा सरकार ने। अगर ऑप्शन होता तो कर देते, लेकिन ऑप्शन दुबई में था, बेस्ट ऑप्शन दुबई में था, सबसे बेस्ट। लेकिन वहाँ, क्योंकि दुबई में विमान भी, जब मैं आपको बता रहा हूँ, विमान कोई दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर थोड़ी लैंड करा था, उसमें नहीं था। हाँ, तो मिलिट्री एयरपोर्ट पर था। हाँ, मिलिट्री एयरपोर्ट पर। ठीक है, मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड करा है। मिलिट्री एयरपोर्ट पर और कोई भी है नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। किया जा सकता था वहाँ। हाँ, आराम से किया जा सकता है। अच्छा, वो 7 दिन कैसे, जैसे क्योंकि पहले दिन ही बिटिया हो गई थी, तो फिर कैसा माहौल कैसा था, घर का माहौल कैसा था, किस बात, जब दादा जसवंत सिंह जी रात को आते थे, क्या कुछ डिस्कशन होता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डिस्कशन बिल्कुल नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन? तो बहुत गंभीर और जैसे वो कहते हैं कड़क, चेहरा तो वैसे ही था हमेशा, बहुत गंभीर था। हमसे डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं, सीक्रेट। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो तमाम चीजें 25 साल बीत गए, तमाम कंधार को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स बाहर आ गए, आपको लगता है कि वो कौन सा फैक्ट्स है जो आज दिन तक बाहर नहीं आ पाया, जिसको लेकर कुछ थ्योरी जो चल रही है वो गलत है, कि वैसा नहीं था, कुछ और था उसका फैक्ट्स? मैंने आपको बता दिया, कोई लाल बैग था ही नहीं। ठीक है, लाल बैग को लेकर तो बहुत सीधे तौर पर, वो तो भले था ही नहीं लाल बैग। पैसा दिया गया था या नहीं दिया गया? जीरो जीरो जीरो। देने वाला कौन था? कोई था ही नहीं ना। हाँ। मांग भी नहीं थी। हाँ। तो मुझे याद है, मांग भी नहीं थी। हाँ। और उसके बाद जब जब वहां से आ गए, उसके बाद में साहब घर आए थे, तो क्या कुछ बताया था वहां से? जब यात्रियों को लेकर आए तो थोड़ी बहुत राहत की सांस ली थी, या क्या कुछ कहा था उस वक्त? क्या उनसे बातचीत हुई थी? क्या घर पर जब एयरपोर्ट में, मैं एयरपोर्ट पे था जब विमान आया वापस, उनको लेने गया था, और वो उतरे विमान से, और अधिकारी साथ में थे, विदेश मंत्रालय वाले अधिकारी मेरे साथ में थे, उनके साथ थे जो आ रहे थे वहां से, और एक मेरे घनिष्ठ मित्र थे और अभी भी हैं, जो कंधार से आए। मैंने उनसे पूछा, वो गले मिले, बहुत जोर से गले मिले, और मैंने उनसे पूछा कि घनिष्ठ मित्र, बहुत क्लोज, नाम मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझे गले से चिपका, और मैंने पूछा कैसा था, तो मुझे देखते रहे, बिल्कुल आंख में, बिल्कुल आंख हिली नहीं, देखते रहे। तो मुझे कहा कि मानवेंद्र, जब तुम किसी से बात करते हो जो तुम्हारे सदी में नहीं रह रहा, तो कैसा महसूस होता है? तुम्हारे युग में नहीं रह रहा, तुम्हारी सदी में नहीं रह रहा, तो फिर कैसे महसूस होता है? तो जब बिटिया जब बातचीत करती थी दादा से, तो इन तमाम चीजों का भी जिक्र हुआ होगा कभी कभी? वो तो उससे पूछना। नहीं, उससे कभी मौका मिलेगा तो पूछूंगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि उसके बाद में 25 साल जो दादा थे, तो ये तमाम जो थ्योरीज थे, उन पर क्या मानना था जसवंत सिंह जी का, कि सीधे तौर पर जो आरोप लगाते थे कांग्रेस की, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी उस वक्त की, तो गठबंधन की, तो कभी ऐसा नहीं लगा दादा को कि साहब मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर आगे आकर अपने पर सब कुछ ले लिया, बाकी लोग भी ले सकते थे, या जो ये आरोप लगा रहे ये गलत है, इससे मुझसे मतलब मैं इन तमाम चीज, क्योंकि देखो मैंने, जब मुझे आज भी याद है, मेहरानगढ़ हादसा हुआ था,
तो उसके बाद में जसवंत सिंह जी यहाँ आए थे हॉस्पिटल के बाद, मैं इंटरव्यू कर रहा था, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने सीधे तौर पर मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो वो जिम्मेदारी ले लेते थे। तो उन्हें कभी इस बात का अफसोस भी होता था? उनने, जब मैंने पहले भी कहा आपको, उन्होंने अफसोस जाहिर करा था कि ये कैबिनेट की जिम्मेवारी है और कैबिनेट संयुक्त रूप से जिम्मेवारी ले सकता था, और वो उन पर ही डाल दी बात। और अटल जी को लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर भी क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर न तो हाँ था न ना था, उन्होंने मना भी नहीं किया था जसवंत सिंह जी को जाने के लिए। किसी को जाना ही था ना, मतलब ये किसी को एक को जाना था, मैंने अधिकारी की मांग यही थी ना, जो अपने टीम वहां थी, भारत की टीम वहां थी ग्राउंड में कंधार पे, उनकी मांग थी कि कोई ना कोई कैबिनेट का आए, कोई भी जा सकता था, जरूरी नहीं कि विदेश मंत्री जाए। मैंने इस विषय में जिम्मेवारी किसकी बनती है, क्योंकि विमान भारत का विमान है, विदेश में है तो विदेश मंत्री की, आतंकवाद का विषय है तो आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री की, ठीक है। विमान इंडियन एयरलाइंस का, उस समय इंडियन एयरलाइंस का था, भारत सरकार का उपकरण, तो नगरीय विमान, नगरीय उड़ान, तीन तो डायरेक्ट बनते हैं ना, तीन कैबिनेट मंत्री तो डायरेक्ट बनते हैं। तो आप कैसे मानते हैं दाता कि मतलब इस पूरी जर्नी के अंदर ये कितना बड़ा अहम पॉइंट था, कंधार हाईजैक, मतलब इन तमाम चीजों को लेकर? उनके सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये रहा है, जिससे कोई भी प्रभावित हो जाए, और वो अधिक रूप से प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनको कई वर्षों से ये बात झेलनी पड़ी, झूठे आरोप झेलने पड़े, और पर कभी भी उन्होंने पब्लिक में ये नहीं कहा कि मेरे वो साथी सहयोग नहीं करा, या ये उनकी आदत भी नहीं थी। कि कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि वो भी जिम्मेवारी ले सकते थे, उन्होंने ली नहीं। आखिरी सवाल, आप आज तक के दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे कंधार फैक्ट्स को लेकर? कुछ भी, आज तक के जो दर्शक इस पूरे इंटरव्यू को सुन रहे हैं उनके लिए तमाम चीजों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? एक 10 साल बाद, मैंने उसके 10-12 साल बाद एक एनडीटीवी पर चर्चा हो रही थी कंधार को लेकर, और मुझे लगता है वो वी द पीपल शो था, और मुझे बुलाया उस चर्चा के लिए। मुझे पता था कि वो मुझे ही झेलना पड़ेगा ये सब आरोप और ये सब चर्चा, और दर्शक बैठे थे वहाँ, तो दोपहर में रिकॉर्डिंग हुई शो की, तो उसमें एक लेडी का परिचय दिया गया कि ये भी विमान में थी, और खूब जोरों से वो बोल रही थी, मेरे ऊपर भी बोल रही थी कि सरकार को झुकना नहीं था, रिहा नहीं करना था, और मैं पैसेंजर थी और सरकार को ऐसे झुकना नहीं था आतंकवादियों के सामने, खूब बोलती रही वो। और एक और पैसेंजर उनके बगल में बैठे थे जो बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला उन्होंने पूरे शो में, और जिस आंख में आंख मिलाकर मुझे देखते रहे, एक शब्द नहीं बोला। मैं दोनों का नाम नहीं जानता, परंतु रात को जब मैं पिताजी के साथ बैठा था, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैं वो शो के लिए गया था, तो वो शो उन्होंने मेरे साथ पूरा शो देखा, और जब वो लेडी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा अरे वही तो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी विमान में। जब मैं अंदर गया विमान में, तो सबसे ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि आपने इतनी देर क्यों करी, इतनी देर क्यों करी आने में, हमें रिहा करने में, और आज ये ऐसे बोल रही है। एक सवाल रह गया, आतंकवादी रिहा हो गए और उसके बाद में वही आतंकवादियों ने ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं आतंकवादियों ने कई बार भारत पर हमले किए। ये सुनकर तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ जसवंत सिंह जी के मन में ख्याल आया होगा, जो भी आरोप लगते हैं कि इस तरीके से? उसमें तीन जो रिहा हुए, उसमें आतंकवादी ग्रुप, केवल मसूद अजहर का ग्रुप बहुत ज्यादा, जैश ए मोहम्मद इंडिया में सक्रिय हुआ, उसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद बनाया, और जैश ए मोहम्मद ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर अटैक करा हो तो जनरल मुशर्रफ पर करा, और 2 बार उनके अटैक लगभग सफल होने वाले थे। एक तो कार विस्फोट इतना भयंकर हुआ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के बीच में, भूलिए कहाँ था, लेकिन मुशर्रफ की कार भी उड़ गई थी। तो ये बीमारी सबके लिए है। हाँ जरूर जैश ए मोहम्मद ने परेशान कर रखा था उसके बाद इंडिया को, और परंतु लोगों को बचाना था। आप कैसे उनको
लोग तो उस वक्त ये भी कह रहे थे कि जब आप मुख्यमंत्री की एक बेटी को अगवा होते हैं जम्मू कश्मीर की, उसके लिए तो आप छोड़ दे तो इतने टाइम नहीं लगाते हो, ये भी बात चली थी। उस वक्त लोगों का प्रेशर कितना था साहब? लोगों का प्रेशर, भयंकर प्रेशर, क्योंकि आप अस्पताल में थे, छुट्टी भी दी होगी, उसके बाद में लोगों का प्रेशर कैसा था? 24 घंटे में आपको बता रहा हूँ ना। दिन में तो प्रदर्शन, दिन में लौटना रोना रोड पे, और रात को टेलीफोन, आधी रात टेलीफोन, रोना धोना, सेम वही बात। 24 घंटे प्रेशर रहता था। लोग घर पे भी आते थे प्रेशर बनाने के लिए। कोई परिजन जो जान पहचान वाले थे वो भी आते थे। उस वक्त ऐसा भी होता है कि अटल जी ने कहा था कि हाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आने दो, फिर मना कर दिया गया था। नहीं, वो तो कहेंगे, अटल जी का मैंने दिल इतना बड़ा था ना, कोई संकोच नहीं किसी से मिलने का, परंतु उस भीड़ में कुछ और कुछ हो जाए तो इसलिए सुरक्षा वालों ने मना करा होगा। पाकिस्तान से उस वक्त डायलॉग बंद था कारगिल के कारण, इस कारण से लाहौर के अंदर जो तमाम घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था। नहीं, वो तो लाहौर 80 से पहले ही मना कर दिया था ना। और फिर पायलट ने जबरदस्ती लैंड करा लाहौर में, क्योंकि वो डिमांड उसी का था, ये था। और फिर वहां से तेल भर के फिर दुबई गए। एक सवाल कि जसवंत सिंह जी का इतना पाकिस्तान के प्रति इतना लगाव क्यों होता है? मतलब हमेशा देखा गया है, बुक्स भी लिखी, उनकी यात्रा को लेकर भी, उनसे पार्टी से निकाला गया, ऐसा क्यों? ऐसा कोई विशेष बात है नहीं। हमारा मंदिर हिंगलाज वही है, इसलिए आप यात्रा भी हम करते। मैंने दोबारा भी गया था वहाँ। ऐसा कोई लगाव नहीं है, परंतु पड़ोसी देश है, भारत का भाग रहा है। और अगर आप मानते हो कि ये अखंड भारत है, तो अखंड भारत तो वो भाग भी तो अखंड भारत का ही है ना। उस पर आप कैसे ऐसी नजर से देख सकते हो? क्योंकि हमारे मंदिर और गुरुद्वारा तो वहाँ है ना। आपने देखा तमाम चीजों पर कंधार हाईजैक को लेकर जो नेटफ्लिक्स पर पूरी की पूरी वेब सीरीज आती है, और उसके बाद में क्या कुछ फैक्ट थे, तमाम चीजों बड़ा खुलासा एक ये भी किया गया है कि दुबई के अंदर उस वक्त ऑपरेशन किया जा सकता था। नमस्कार।